नमस्कार दोस्तों। बिहार में 90 के दशक में एक आदमी हुआ करता था, लालू प्रसाद यादव, जिनके परिवार के हाथ में बिहार की सरकार हुआ करती थी। उस परिवार का जो खटाल हुआ करता था मवेशियों का, उसकी देखरेख करता था। परिवार का बहुत ही विश्वास पात्र, भरोसेमंद आदमी। धीरे धीरे उसने परिवार का जो संरक्षण था, उसकी जो सियासी औकात थी, वजूद था परिवार का, उसके साए में आ गया और धीरे धीरे उसने बालू या खनन के धंधे में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। माइनिंग में या इल्लीगल माइनिंग में बिहार में उसका रसूख बन गया। उसके आगे बाकी लोगों का धंधा फीका पड़ने लगा। उसने मोटा पैसा कमाया। धीरे धीरे आरजेडी लालू प्रसाद यादव का एक अच्छा खासा वो फाइनेंसर बना। उनका जो फाइनेंस है उसमें एक बड़ी ताकत के तौर पर वो उभरा। बाद में एक कंपनी डाली, कंपनी के जरिए बाकी दूसरे काम भी ली, कंस्ट्रक्शन का धंधा, रोड का धंधा, माइनिंग इलीगल तो उसके पास था ही। बिहार का बहुत ही रसूखदार, मजबूत, मालदार और ताकतवर आदमी बना। जो लोग लालू प्रसाद यादव आरजेडी की राजनीति को जानते होंगे, वे लोग उस आदमी को भी ठीक से जानते पहचानते हैं। आज उसी के यहाँ रेड पड़ी ईडी की और ताबड़तोड़ छापे। पटना में कई मकान जायदाद हैं, सभी जगह रेड रही। नाम है सुभाष यादव। सुभाष यादव बिहार में आरजेडी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में जाना पहचाना नाम है। बिहार में वैसे लोग जो पॉलिटिक्स और ठेकेदारियां और बिहार में जो गैर कानूनी ठेके हैं, चाहे वो शराब माफिया है या बालू माफिया है, इसके बीच में कोई नाम अगर मजबूती से लिया जाता है और उसकी तोती आज भी बोलती है, वो सुभाष यादव है। सुभाष यादव के घर पर रेड या उसके कई ठिकानों पर रेड लोग कहें कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार में अगर आपने राजनीति को समझा है, जाना है, आप बिहार के हैं, तो सुभाष यादव के यहाँ इस रेड को आप वाजिब और बहुत देर बाद मानेंगे। पढ़ना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन सुभाष यादव के यहाँ पढ़ा। ठीक वैसे ही जैसे विनोद जायसवाल के यहाँ एमएलसी है, वो भी बहुत मालदार आदमी है, पैसे वाले आदमी है। और ये जो पैसे कमाए गए हैं, इन पैसों का जो पूरा जरिया है वो काला कारोबार है। खास करके सुभाष यादव का तो तयशुदा तौर पर है। कल अमित शाह बिहार में थे, पाली में थे, पटना जिले में आता है, और वो ओबीसी और जो अति पिछड़ा है, पिछड़ा अति पिछड़ा, उसका एक बड़ा मजमा लगाए हुए थे। और वहां रामकृपाल यादव बोल रहे थे, रामकृपाल यादव को बीच में रोका गया। फिर अमित शाह ने टोका, सम्राट चौधरी को बुलाया गया, तो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, रामकृपाल को बोलने दीजिए। रामकृपाल पहले अपना भाषण पूरा कर गया, फिर सम्राट चौधरी को बुलाया गया। अमित शाह ने बिहार में माफ कीजिए, मौसम बहुत खराब चल रहा है और कई दिनों से दिक्कत है। तो अमित शाह ने बताया कि नहीं, सिग्नल साफ है मेरा, और जो चीजें ऊपर से कही जाएंगी, जो सीक्वेंस, जो लय, जो नियम, जो कायदा तय किया जाएगा, उसी के मुताबिक बिहार में एनडीए के सारे नेता चलेंगे। और उन्होंने वहां भी कहा कि कई करप्शन के मामले जिक्र किया, और उसमें लैंड फॉर जॉब्स का भी मामला था। लालू प्रसाद यादव का उन्होंने खास तौर पे उनके परिवार का जिक्र किया, और करप्शन के खिलाफ नरेंद्र मोदी का जो अभियान है उसको बहुत मजबूती से उन्होंने उस रैली में रखा। और आप देखिए कि उसके बाद छापेमारियां भी शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री बार बार कई महीनों से, साल भर से ज्यादा वक्त हो गया, मैं देखता हूं कि इतनी भी रैलियां होती हैं, वो दो जगहों पर बहुत जोर देते हैं। एक वंशवाद, वैसे लोग वंशवाद को बहुत डिफाइन करते हैं कि वैसी पार्टियां जिसमें बेटे के पैदा होने के बाद तय होता कि पार्टी का अध्यक्ष यही होगा, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यही होगा, जहां यह तय है वह वंशवादी पार्टी है।
किसी बाप का बेटा या उसकी बेटी राजनीति करने के लायक है, योग्य है, उसमें वो क्षमता है, जमीन जनाधार उसके पास है, तो उसको राजनीति करने का पूरा हक बनता है। लेकिन काबिल लोगों को, योग्य लोगों को, जनाधार के लोगों को दरकिनार करके सिर्फ इस आधार पर आप कमान अपने बेटे या बेटी को दें क्योंकि वो आपकी पैदाइश है, आपका बेटा है, आपका वारिस है, तो अध्यक्ष पार्टी का वही बनेगा, कमान उसके हाथ में रहेगी, कमांडर वही रहेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी बड़ा पद आपकी पार्टी में होगा या मिलेगा वो सबका हकदार रहेगा। ये नहीं चलता है, ये वंशवाद है। और जहां वंशवाद है वहां करप्शन है, क्योंकि सत्ता पूरी तरीके से एक हाथ में आती और फिर पूरे शासन, प्रशासन, साधन, संसाधन को निचोड़ डालते हैं, वो अपनी पुश्तें बना डालते हैं, लोगों को खोखला कर देते हैं, लेकिन अपनी कई पुश्तों को आबाद कर लेते हैं। वो आराम से कई पीढ़ियां खाती पीती और ऐश करती रहेंगी, फिर भी उनका पैसा खत्म नहीं होगा। यह बात नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं। भैया नीचे चलेंगे और जहां मोदी मिल का रास्ता है वहां से हम लेफ्ट हो जाएंगे। गाड़ी में जब चलते हुए आप कैब में होते हैं तो फिर आपको बताना भी पड़ता है, और लाइव में दिक्कत यह है कि आप लगातार साथ में रहते हैं तो छुप के भी कुछ नहीं बोल सकते किसी को। तो लेकिन अच्छी बात भी है कि आप लाइव में हैं तो आप आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको भी आपके साथ ही साझा कर रहे हैं। तो अमित शाह की रैली के बाद और वहां से नरेंद्र मोदी ने जो वंशवाद और करप्शन को लेकर यार सिग्नल कट जाता है तो फिर आप लोगों के साथ जो है ना बातचीत हो नहीं पाती है। तो नरेंद्र मोदी ने करप्शन और वंशवाद को लेकर के जो नैरेटिव तैयार किया, वो फारूक अब्दुल्ला का खानदान हो तो, मुलायम सिंह का परिवार हो तो, लालू प्रसाद यादव का परिवार हो तो, या फिर शरद पवार का परिवार हो तो, या फिर करुणानिधि का खानदान हो तो, इन सब लोगों को लपेटे में लेते हैं। और कभी कभार आप ठीक से सोचते हैं तो लगता है कि बात सही है। इन राज्यों में लंबे समय तक अगर सत्ता वहां की कुछ परिवार के हाथ में रही है, उस परिवार के आजू बाजू ही पूरा राज्य और राज्य के लोग डोलते रहे हैं और उन्होंने किसी का कुछ भला नहीं किया है, सिर्फ अपना। तो आज भी देखिए कि उस परिवार के साथ चलने वाली राजनीति की मानसिकता ये है कि हमेशा लालू प्रसाद यादव को देखिए, वो मंच पे खड़ा होते हैं तो दोनों तरफ अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़ कहते हैं कि आप तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए खड़ा होइए, इनका हाथ मजबूत कीजिए। किसी और का हाथ मजबूत करने वो कह ही नहीं सकते हैं, इतना उदार मन है ही नहीं। वो गरीबों की मसीहाई बेकार की बात है। कमजोर तबके की और सामाजिक न्याय का जो पूरा नारा है ये फिजूल का मामला है। अगर आप बेटे को हटा दें और बेटे को हटा किसी और आदमी के हाथ में कमान दे दें और वो आदमी ज्यादा मजबूती से उस बात को उठाए, और आप यहां से लेफ्ट ले लीजिए जहां मोदी मिल का रास्ता लिखा हुआ है ना, आपको पता है ना, कुछ सिग्नल तो मिल रहा होगा वहां से, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले यहाँ से दिखा रहा। नहीं, आप यहां से लीजिए, है ना। वो आप देखिए कि अखिलेश यादव का परिवार हो, वहां भी हालात कमोबेश वैसे ही होते हैं। करुणानिधि का पूरा खानदान, स्टालिन ने अपने बाद आप उदयनिधि को देखिए, उनको वो आगे बढ़ाएंगे, ना कि अपने परिवार में बाकी भाइयों को बढ़ाएंगे। बाप से उन्होंने विरासत अपने हाथ में ले ली, अपने हाथ में लेने के बाद उन्होंने आगे बढ़ा दिया। शरद पवार ने एनसीपी से सिर्फ एक आदमी का नाम अभी डिक्लेयर किया है, अपनी बेटी सुप्रिया सुले का, बारामती से। बारामती जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती है, जो उनका अभेद्य किला है, जहां से उनका हारना बिल्कुल नामुमकिन है, वहां से हार जीत शरद पवार के जरिए ही तय होती है। तो जो सेफेस्ट सीट्स है उस सीट को उन्होंने अपनी बेटी के हवाले कर दिया है। कहीं भी आप जाएंगे, जो परिवार खानदान के जरिए चलने वाली पार्टियां हैं वो सिर्फ एक आदमी पर चलती हैं। वो आदमी, वो परिवार है तो पार्टी है, उस परिवार का भला हो रहा है तो पार्टी है, उस परिवार के मुताबिक पार्टी के लोग और बाकी लोग चल रहे हैं तो उनका भला है, नहीं तो फिर उनकी लानत मलामत है, वो पार्टी से बेदखल है, उनकी कोई औकात नहीं रह जाती है। नरेंद्र मोदी बार बार इस पर हमला करते हैं और आप देखेंगे तो जो भी परिवार आधारित पार्टियां हैं उसके आसपास एक नेक्सस खड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वो ठेकेदारों का होगा, पुलिस वालों का होगा, कुछ मजबूत जो मसल पार के लोग हैं उनका होगा, ताकि अपना तंत्र इतना मजबूत रखो कि वोट के ऊपर कब्जा बना रहे। ममता बनर्जी क्या करती है? ममता बनर्जी ने सीपीएम का जो पूरा वोट पैटर्न था या पूरा उसका जो सोशल पैटर्न था कि आप गुंडों को, ठेकेदारों को, मवालियों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दो और उनके अंडर में लोगों को इस तरीके से रखो कि उनके
मर्जी के खिलाफ जाकर के वो लोग वोट नहीं कर पाए। तो वोट दिलवाने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दे रहे हो वो इतने मजबूत हैं कि आपकी जीत वो हर हाल में तय कर पाए और उनका जो भी करना है आप करो। तो पुलिस का प्रोटेक्शन हो, तो गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन हो, तो किसी और जरिए उनको मदद पहुंचानी हो, तो या उनको बचा करके रखना हो, तो शेख शाहजहां क्या है, निपट गुंडा, मवाली, व्यभिचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, बांग्लादेशी, और उस आदमी को बचा करके रखने के पीछे कारण यही है कि ये आदमी जो वोट दिलवाता रहा है, कई सीटों की जीत ये तय करवाता रहा है, इसलिए इसका बचे रहना, बने रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और आपने एक अपराधी को प्रोटेक्शन दिया और उस आदमी को जिसने वहां की महिलाओं का दिन दहाड़े बलात्कार किया, इसके ऊपर आरोप है। आप कभी संदेश खाली की महिलाओं को सुनिए, आपके रोंगटे कांप जाते हैं। रात में 2 बजे कोई आदमी दरवाजे पे नॉक करता है, बेटी को उठा के ले जाता है। घर में लोग आते हैं किसी और काम से, किसी की बहुत सुंदर दिख जाती है, उसको उठा लेते हैं। तो ऐसे तो अजीब सी अंधेर गर्दी है, जंगल राज है, ये कैसा तंत्र है। लेकिन जहां भी एक आदमी, एक परिवार का नियंत्रण है, आप समझिए कि वहां की व्यवस्था ऐसी ही अंधेर गर्दी से गुजरती है। तो पटना में अगर सुभाष यादव और विनोद जायसवाल के यहाँ छापेमारियां हो रही हैं, तो ये कोई शरीफ लोग नहीं हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वो सब कुछ काले धंधे के जरिए कमाया है, और इन लोगों के प्रोटेक्शन के जरिए जिन लोगों ने खुद ही बिहार को लूटा खसोटा है। जिस आदमी के पास विकास को लेकर के अपनी समझना हो, देखिए अब आज की तारीख में आपको ये तय करना होगा कि मुझे वोट कहाँ देना है, किस नेता को अपनाना है। आप किसी को भी अपना लीजिए, किसी को भी, वो निर्दलीय भी हो सकता है, लेकिन उस आदमी के पास आपकी समस्याओं को समझने की कुव्वत हो, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जो वाजिब रास्ते हैं और जो हमारे पास साधन संसाधन हैं, नीतियां हैं नहीं है तो नीतियों को बनाने की समझ है। ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब एआई का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल मीडियम है, स्पेस साइंस है, रेस बहुत तगड़ी है। आप बाएं ले लीजिएगा यहां से। तो इस रेस में अब कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है और उसके लिए समझदार लोगों की बहुत जरूरत है। अग्रेसिव लोग जो असर्ट करते हों, जो अपनी समस्याओं को समझने और उनके समाधान का रास्ता जानने के साथ साथ साधन संसाधन और नियम कायदों पर अपना अधिकार रखते हों कि भैया हमको ऐसे करना है और उसका सही रास्ता वो निकाल रहे हैं। ऐसे लोग चाहिए। बस यहीं आप रोक लीजिए, बाईं तरफ आप बता दीजिए। तो ऐसे लोग अगर होंगे आपके पास तो आपका विकास बेहतर होगा, आपका भविष्य बेहतर होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीजें ठीक होंगी। 2 मिनट आप रुक जाओ, मैं आपको पे कर देता हूँ। तो इन सब चीजों पर आपकी समझ बहुत जरूरी है। जो नौजवान पीढ़ी हमारी है, कम से कम उसको समझना चाहिए। ये क्या बोले, बंद समझ, वही जातियां, वही हड़काना, वही हाँकना, वही भेड़ चाल, इन सब से बाज आना है। तो बिहार में जो भी रेड्स चल रही हैं, उन रेड्स का कारण अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन है, आप इधर कर लो या राइट साइड में आप डाल लो, तो वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था और ये जरूरी है। करप्शन का खत्म होना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये बीजेपी के सहयोगी दलों के भीतर है तब भी होना चाहिए और दूसरे दलों में है तब भी होना चाहिए। मैसेज साफ साफ जाना चाहिए कि करप्शन है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस देश में एक समझ विकसित हो रही है कि पॉलिटिक्स में हमारी अपनी समझ और अपना स्टैंड होना चाहिए। जो बेटर ऑप्शन है मैं उसको ऑप्ट करूंगा, उससे बेहतर कल आएगा उसको ऑप्ट करूंगा, उससे बेहतर कल आएगा उसको ऑप्ट करूंगा। मेरे ऑप्शंस चेंज होंगे लेकिन मेरा इंटेंट चेंज नहीं होगा। इंटेंट जो है वो सोसाइटी और कंट्री, इन दोनों का बेटरमेंट है, दोनों की भलाई है, दोनों की बेहतरी, विकास जिस किसी भी व्यवस्था में सुनिश्चित हो सकेगी या वो बाकियों के मुकाबले एक बेहतर रास्ता निकाल सकता है, तो फिर हम उसके साथ खड़ा होंगे। उससे योग्य कोई व्यवस्था खड़ी होती है, कोई नेता खड़ा होता है, हम उसके साथ खड़ा होंगे। हमारा कमिटमेंट समाज, जनता और देश के साथ है, ना कि किसी पार्टी के साथ है। इसलिए जहां कहीं भी रेड है वो रेड है। और ये सब लोग, सुभाष यादव, विनोद जायसवाल जैसे लोगों के बारे में अगर आप जानेंगे तो समझ में आ जाए कि नहीं यार, ये वाजिब है और इनको पहले ही हो जाना चाहिए था और ये चीजें चल रही हैं। तो जब फिर से कोई नया मुद्दा आता है और लगता है कि आपके साथ मुझे मेरी राय रखनी चाहिए, तो मैं फिर आपके साथ जुड़ता हूं और आप जुड़ते रहते हैं तो एक लंबा सिलसिला चलता है। या तो मैं कितने लोगों के लिए थैंक्स बोलूं, सतीश, श्रीनाथ, धीरज, संतोष, आवेज खान, फयाज,
आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जैसे मैं जुड़ता हूं तो आप सबों को नोटिफिकेशन जाएगा। और फिर अगर आपके सवाल भी होंगे तो आप डालते रहिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब भी देता रहूंगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।